हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको कल की जो क्लास में उसमें मैंने आपको अधिगम और अर्जन जो है बहुत अच्छे से समझाया और पढ़ाया था, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए थे वो भी मैंने आपको करा दिया था कल की क्लास में। तो आप लोगों ने कितने लोगों ने कल की क्लास अटेंड की है, कमेंट करके एक बार सभी लोग बता दीजिएगा। और कल की क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। तो जैसा आप लोग जानते हैं, मैंने भाषा अर्जन और जो भाषा अधिगम है, इससे आपके एग्जाम में हमेशा 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर हमेशा देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको कल जो कराया था वो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा कोई भी चीज़, तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज भी मैं आपके साथ वही प्रोसेस यूज़ करूँगी जो मैंने कल की क्लास में किया था। जितना मैं आपको बताऊँगी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके प्रीवियस ईयर हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सीटेट के एग्ज़ाम में, उसको मैं तुरंत करा दूँगी। ओके, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कराना मेरी गारंटी है। मैं आपका जो एग्ज़ाम है उसको बहुत अच्छे नंबर से पास कराऊंगी। ओके, तो जितना मैं बता रही हूँ आप लोग उतना अच्छे से पढ़ते जाइए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करें यहाँ पे शिक्षण व शिक्षक की। आज का जो आपका चैप्टर है ये क्लास नंबर 2 आपका जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपको बताऊँगी शिक्षण व शिक्षक क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ शिक्षण क्या होता है। तो शिक्षण, देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण जो होता है वो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो भी लेन देन होता है। जैसे कि लेने देने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो टीचर होता है वो कोई भी ज्ञान, कोई भी अनुभव जो उनके अंदर रहता है वो क्या करते हैं, बच्चों से साझा करते हैं, बच्चों को वो बताते हैं। जैसा आप लोगों ने सुना होगा ना, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। तो गुरु का होना जिस प्रकार से अनिवार्य है, उसी प्रकार से कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम शिक्षण यहाँ पे बता रहे हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है शिक्षण की। तो शिक्षण फ्रेंड्स, आपको सिंपल भाषा मैंने बताया, शिक्षण का मतलब क्या होता है, टीचर यानी कि कोई भी चीज़ आपको एक्सपीरियंस जो उसके अंदर है वो आपको दे रहा है, वो आपको नॉलेज दे रहा है, तो उसी को हम शिक्षण कहते हैं, शिक्षण और शिक्षक। तो देखिए, शिक्षण क्या होता है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक कम अनुभवी व्यक्ति और एक अधिक अनुभवी व्यक्ति के बीच ज्ञान, जानकारी, अनुभव का क्या होता है, प्रवाह अधिक अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति के तरफ होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको भी बताया ना, मान लीजिए एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। ओके, टीचर क्या है, ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति है, जैसे कि आप मान लीजिए मैं हूँ और आप लोग हैं। ओके, सपोज दैट एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, एक टीचर और एक स्टूडेंट है। तो टीचर क्या ज़्यादा अनुभवी है, जिसके अंदर ज्ञान है, जानकारी, अनुभव ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये सब कुछ ये किसको देगा, स्टूडेंट को देगा, ठीक है। इसी का क्या हो रहा है, यही जो प्रभाव अधिक अनुभवी व्यक्ति को से कम अनुभवी व्यक्ति की तरफ होता है। तो इस प्रवाह के लिए अत्यावश्यक माध्यम के रूप में कार्य करने वाले जो घटक होते हैं उसे शिक्षण सिद्धांत, शिक्षक सूत्र, शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण विधियाँ कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग शिक्षण सिद्धांत जो है इसको मैं आपको भी अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे शिक्षण सूत्र दे दिया गया है और शिक्षण सहायक सामग्री दे दी गई है। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं पढ़ाने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको अपना नोट्स का सहारा ली हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपना नोट्स दिखा करके मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को कि मैंने इस तरीके से नोट्स बनाया है, इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई की, आप लोग भी इस तरह से पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर से आप लोग पास होइए, ठीक है। तो आप अगर आप क्लास में हैं, अगर आप जैसे ऑनलाइन क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं मोबाइल का सहारा ले रही हूँ ऑनलाइन, ठीक है। अगर ऑफलाइन की क्लास रहेगी तो मैं क्या करूँ, तो जैसे कि आप जाते हैं स्कूल में तो आपको जो डस्टर, चौक, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी रहता है वो सभी क्या होता है, वो भी जो आपका आता है वो शिक्षण सहायक सामग्री जिस होती है, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, चार्ट पेपर का सहायता लिया जा रहा है, हाँ, टीवी है, वीडियोज़ है, इन सब चीज़ों से आपको पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है, ठीक है, जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो देखिए, शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें 3 आयामों के रूप में अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें दे दिया गया शिक्षक जो है वो क्या है, 3 आयामी चीज़ें हैं, ठीक है। क्या है, प्रक्रिया होती हैं, त्रिआयामी होता है, जिसमें 3 आयाम होते हैं। कौन कौन होता है, पहला तो छात्र होता है, ठीक है। पहला क्या है, स्कूल में सबसे जो बड़ी बात फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आजकल क्या चल रहा है कि छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है ना। इसमें क्या है, बच्चों को सेंटर मान करके बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा मेन कौन है आजकल स्कूल में, बच्चे। आप जो पाठ्य पुस्तक पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, किस प्रकार से पढ़ाना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, ये सभी किसके ऊपर डिपेंड करता है,
पहले आप बच्चों को उन चीज़ों को बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे, बच्चों की रुचि को जागृत करेंगे, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, विषय वस्तु को जो है बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, अध्यापक का वर्क है कि वो विषय वस्तु का अनुभवी हो, ज़्यादा उसको पूरा अनुभव हो विषय वस्तु का, और वो उसको कम से कम मतलब समय में अच्छे से अच्छे सरल भाषा में बच्चों को अच्छे से पढ़ा व समझा सके। ठीक है, ये होता है टीचर्स का कार्य। तो ये जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, टीचर्स के बाद विषय वस्तु के बाद वो स्टूडेंट्स के पास पहुंचाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। ठीक है, इसी को ही कहा जाता है शिक्षण। सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको शिक्षण कहा जाता है। ओके, और देखिए जो शिक्षण है ये फ्रेंड्स जीवन पर्यंत चलने वाली चीज़ है। भाषा शिक्षण देखिए क्या होता है यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया होती है, वह माध्यम होता है जिससे इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। ठीक है, बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखेगा, कैसे बच्चों को सिखाना है, तो ये सभी प्रोसेस जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर्स को अपना माइंड लगाना है, टीचर्स को अपना अनुभव के साथ बच्चों को बताना है, समझाना है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ना लिखाना किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह अपने भाषा के समझ के साथ प्रयोग कर सके। ठीक है, जो उनकी जो प्राथमिक भाषा होती है, मैंने कौन सी बताई, मातृभाषा होती है, तो उन्हीं के भाषा में किस प्रकार से बच्चों को उनका विषय वस्तु के बारे में उनको बताया जाए, रूबरू कराया जाए। ठीक है, और साथ ही बच्चों की जो भाषा होती है, भाषा को समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भी भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स रहा भाषा शिक्षण, मैंने आपको बता दिया शिक्षण और शिक्षक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं भाषा शिक्षण के क्या सिद्धांत होते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे टॉपिक पे चलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया शिक्षण व शिक्षक किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत फ्रेंड्स क्या है, भाषा शिक्षण क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा लैंग्वेज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे बात हो रही है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यही नहीं, यह हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है, हमारा विकास में भी सहायक होता है। जो हमारा भाषा है वो हमारे विकास में भी सहायक होती है, हमारी जो आइडेंटिफाई करती है कि हम किस सोशल से, किस समाज से बिलोंग करते हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं। सामाजिक संस्कृति पहचान का भी एक साधन है क्या, लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में सबसे पहले दे दिया क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए किस प्रकार समझाया गया, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है क्या, करके सीखना। किसी भी चीज़ को जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी चीज़ को जब करके सीखते हैं तो वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बात यहाँ हो रही है, शिक्षार्थी जब करके सीखता है तब उसका ज्ञान क्या होता है, स्थायी हो जाता है। यह सिद्धांत जो है शिक्षार्थियों में वास्तविक अवलोकन को बढ़ावा देता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, अगर बच्चों को कोई भी चीज़ अगर आप लोग उनको पढ़ा रहे हैं तो उनको वो चीज़ उतनी अच्छी समझ में नहीं आती है जब आप उनको वो चीज़ें करके बताएंगे। ठीक है, तो और इस सिद्धांत से शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास होता है। शिक्षार्थी जितना ज़्यादा क्रियाकलापों में लिप्त होगा उतना ही क्या होगा, उसका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ना, भाषा के बिना मनुष्य क्या होता है, हमेशा अपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है भाषा शिक्षण के अंतर्गत यदि बालकों को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं, जिससे बालक भाषा का प्रयोग करते हुए प्रयांतों उपभाग के सीखेगा तथा अधिगम विस्तार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों को अगर अधिक अवसर दिया जाए, जैसे कि अवसर की यहाँ बात हो रही है फ्रेंड्स, जैसे बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया जाए करने को, तो क्या होगा, बच्चे जब सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, प्रतिभाग करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ या फिर स्टूडेंट के साथ, तो क्या होगा, उनकी जो भाषा है उस भाषा का विकास अच्छे से होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, भाषा की इन्हीं विशेषताओं के कारण क्या होता है, यह मनुष्य के व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही व्यक्ति के भाषाई विकास के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश
का होना भी अति आवश्यक होता है। मनुष्य के जीवन में भाषा के जो महत्व होते हैं वो बहुत सी बिंदुओं से भली भांति समझा जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं संप्रेषण का माध्यम जैसे मीडियम जिसे बोला जाता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो सभी को पता है। मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर क्या होता है, आश्रित होता है। जैसे कि आप देखिए, आप खाने पीने के लिए किस पे आश्रित हैं, पेड़ पौधे पे आश्रित हैं। हाँ, और छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो पूरा ही अपने माँ बाप पे डिपेंड होते हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। इसी कारण उन्हें परस्पर आप तो देखिए, हम बात करते हैं उनको क्या अधिक ज़्यादा से ज़्यादा अगर अवसर दिया जाएगा तो क्या होगा, जिससे बालक का जो भाषा में प्रयोग करते हुए जितने भी उपभाग होंगे उनसे वो कुछ ना कुछ सीखेगा और वो क्या होगा, उनके अधिगम का कारण बनेगा, जिससे उनके अधिगम में क्या होगा, विस्तार होगा। ओके, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अब हम आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसके बाद कह रहा है यह सिद्धांत जो है वो सिद्धार्थियों को प्रत्यक्ष शिक्षार्थियों यानी कि स्टूडेंट को क्या कहता है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव कराता है और इससे क्या होता है, अधिगम सक्रिय एवं सार्थक होता है और इससे ही शिक्षार्थियों में स्वयं सीखने और स्व अध्ययन और अवलोकन कौशल का भी विकास होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें ये कह रहा है कि देखिए बच्चों को, जैसे मैंने आपको बताया संप्रेषण का माध्यम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में आपको बताई ना कि किस प्रकार से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप से क्या होता है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कोई भी जो ह्यूमन है या फिर पेड़ पौधे सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसी कारण उन्हें परस्पर आपस के संवाद से स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसी प्रकार फ्रेंड्स अब हम यहाँ बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लर्निंग की बात हो रही है ना, अधिगम की बात हो रही है। तो अधिगम सक्रिय एवं सार्थक होता है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है ज्ञानार्जन के साधन की। तो जो ज्ञानार्जन का साधन होता है मीडियम ऑफ लर्निंग, यह मनुष्य के विकास का आधार उसका ज्ञान है। ठीक है, मनुष्य के विकास का क्या आधार है, उसका ज्ञान ही है कि ज्ञान की वजह से ही मनुष्य का विकास में जो है हुआ है। ठीक है, और क्या होता है, जो भाषा ज्ञानार्जन का साधन होता है। बिना भाषा के क्या होगा, कोई भी मनुष्य सांसारिक या आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता है। ठीक है, जब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वो किसी भी प्रकार के ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे अब मैंने आपको बताया ना संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में क्या सहायक होता है। तो देखिए उसमें क्या होता है, भाषा संप्रेषण और ज्ञानार्जन का जो साधन होने के साथ साथ ही संस्कृति और सभ्यता जो होता है वो भी विकास में भी सहायक होता है। भाषा के माध्यम से ही जो व्यक्ति है भिन्न भिन्न प्रांतों की परंपराओं और रीति रिवाजों से क्या होता है, परिचित होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग टीवी में देखते होंगे या फिर आपके घर में कोई बाहर से आता होगा तो वो बताता होगा कि हमारे कल्चर में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, उनके यहाँ ऐसा होता है। तो आप लोग उनकी भी जो संस्कृति है तो वो भाषा के माध्यम से ही आप लोगों को क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप उनके रीति रिवाज से परिचित हो रहे हैं। ओके, तो बस यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो नीचे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेडिंग दिया गया यहाँ पे रुचि का सिद्धांत। ठीक है, इंटरेस्ट का सिद्धांत बताया गया इसमें, इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो देखिए इसमें कह रहा है इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों से अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीचर जब क्लास में जाता है तो किसी भी बच्चों को क्या करना है, उनको जो उनका सब्जेक्ट्स है उनके लिए उनको क्या करना है, पहले उनके अंदर रुचि को जागृत करना है ताकि बच्चे अच्छे से उसको समझ सकें, अच्छे से उसको पढ़ सकें। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, उनको रुचि, बच्चों के अंदर रुचि जागृत करना। ओके, उसके बाद देखिए क्या यहाँ पे कह रहा है, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनके अंदर ऐसी बातों का ज्ञान प्राप्त करा दिया जाए ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर उनको जिज्ञासा हो जाए उसको जानने के प्रति। ओके, अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि अतः भाषा की कक्षा में भाषा शिक्षक को इस प्रकार की विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जिससे बालक को विषय में नीरस ना लगे। नीरस मतलब फ्रेंड्स उसको बोरिंग ना लगे क्लास। ठीक है, क्लास उसको अच्छी लगे, बच्चे खेल कूद के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आजकल जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, यहाँ पे बात होती है जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है, इसमें बात हो रही है बाल केंद्रित शिक्षा की। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि जो शिक्षण है
उसका जो शिक्षण का केंद्र है वो कौन है, बालक है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो स्टूडेंट पे ही डिपेंड होती है। ठीक है, जो बालक है, अध्यापक को अध्यापन के समय, अध्यापक जो टीचर है उसको शिक्षण के समय इतना आत्मविभोर नहीं होना चाहिए कि बालक विस्मित हो जाए। ठीक है, बालक क्या हो, बालक को अनदेखा कर दिया जाए। ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर को पढ़ाते वक्त याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे को हमारे समझ में आ रही है मेरी भाषा कि नहीं। ठीक है, उसी प्रकार बल्कि उसके शिक्षण का जो केंद्र होता है वो बालक होना चाहिए। टीचर्स क्या पढ़ा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, बच्चों का किस प्रकार से उनका माइंड है, किस प्रकार से उस टाइम वातावरण बना हुआ है क्लासरूम का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर निर्भर होता है। भाषा शिक्षण में क्या होता है, बालक के स्वभाव, उसकी क्षमता, उसकी रुचि, उसका स्तर आदि का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, इसके लिए अध्यापन विभिन्न प्रकार के किस्से जैसे कहानियाँ सुनाएं, उनको कविताएं सुनाएं, उनको पहेलियाँ सुनाएं आदि को भाषा के अध्ययन में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है क्लास में अगर आप किसी भी बच्चों को खड़ा करा के बुक की रीडिंग, जैसे हिंदी क्लास में क्या होता है अक्सर, जैसे कि हम लोगों के भी टाइम में जब टीचिंग लगा था, हम लोग भी टीचिंग के टाइम में गए थे, तो क्या होता था क्लास में जब टीचर्स आती हैं तो हम लोग जब अपने टाइम में पढ़ रहे थे उस टाइम की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो उस टाइम में क्या होता है, क्लास की जो टीचर होती है क्लास में जाके चेयर पे बैठती थी, फिर बच्चों से रीडिंग करवा के फिर बैठाती थी, फिर उसका क्वेश्चन आंसर जो रहता था बोलती थी हम लोग घर से कर लेना, या फिर वो जो आती थी क्या बोलते थे उसको गाइड वगैरह, उससे बोलते थे क्वेश्चन आंसर लिख के अपना रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो क्लास होती है वो बोरियत महसूस होती है बच्चों को। अगर क्लास में बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाएँ, उनको कविताएँ, पहेलियाँ आदि को भाषा के अध्ययन में शामिल कर लेते हैं, तो क्या होगा, वो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगी, बच्चों को रुचि जागृत होगी, जिज्ञासा होगी कहानियाँ सुन के कि उसके आगे क्या हुआ, क्या बात है। तो इस प्रकार से बच्चों के अंदर उनको क्या करना चाहिए, उनको रुचि को जागृत करना चाहिए और उनको अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। किसके माध्यम से, उनको कहानी सुना के, कविताएं सुना के, पहेलियाँ सुना के। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स जो है ये भाषा सिखाने का, अध्ययन करने का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। ओके, अब देखिए इसके बाद आता है, इससे शिक्षार्थियों में आमोद प्रमोद होता है। ठीक है, और कल्पनाशीलता और सृजनात्मक का विकास होता है। अब देखिए आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कल्पनाशीलता और सृजनात्मक, आमोद प्रमोद ये सब क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या है ना, इससे क्या होता है बच्चों के अंदर खुशी होती है, बच्चे जानने के लिए उत्साहित होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। आई होप आपको सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ भी अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ओके, तो चलिए इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं सृजनात्मकता का विकास। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे यह दिया गया ना, सृजनात्मकता का विकास ये क्या होता है। तो देखिए इसमें देखिए क्या होता है ना, इसमें भाषा की कक्षा में कोई भी जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अपनी कल्पना और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो होती है उसको विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। कक्षा का जो लोकाचार होता है और शिक्षक विद्यार्थी, जो टीचर्स है और जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसके बीच का जो संबंध होता है वो बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, जिससे जो भी उनकी पाठ्य सामग्री है, पाठ्य सामग्री का जो भी आदान प्रदान किया जाता है और उसकी जो गतिविधियों के में बिना अवरोध के दोनों ही सृजनात्मकता का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टीचर्स किस प्रकार से बच्चों को क्रिएटिविटी करा रहे हैं उसके माध्यम से बच्चों को बहुत ही सरल और सहज भाषा में समझाया और पढ़ाया जा सकता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करा देती हूँ कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इसके सॉरी फ्रेंड्स, हाँ इसके आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स देखिए प्रेरणा और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, इससे भी क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, कहा गया है यहाँ पे प्रेरणा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो किस प्रकार से प्रेरणा और अभिप्रेरणा का सिद्धांत है इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी भी शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, किसी भी शिक्षण का जो मुख्य केंद्र होता है वो क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। और अभिप्रेरणा वह सिद्धांत है जो शिक्षण को लक्ष्य निर्देशित बनाता है। शिक्षण को क्या करता है, लक्ष्य निर्देशित बनाता है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को आंतरिक बल प्रदान करती है, जबकि क्या होता है जिससे वह निरंतर क्रियाशील बना रहता है।
और उसमें अधिगम के प्रति क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है और उसमें नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। मोटिवेशन और इंटरेस्ट जो है फ्रेंड्स, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। प्रेरणा, आपको जिस चीज़ के लिए आप इंटरेस्ट लेते हैं उसमें अगर आपको मोटिवेशन मिल जाए तो वो आप काम बहुत ही अच्छा ज़्यादा खुशी से और उसको काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणाली का कोई भी बच्चा चयन करता है, उसकी रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी मतलब मान लीजिए आप हिंदी ही पाठ सामग्री का अगर आप उसको शिक्षण कराना चाहते हैं तो आप उसका जो चयन है वो बच्चों की जिज्ञासा के अनुरूप किया जाए। तो इससे क्या होगा, कोई भी बिना रुचि के विद्यार्थी को भाषा नहीं सिखाई जा सकती है। जब तक बच्चों के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, जब तक बच्चों के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसको कोई भी चीज़, कोई भी भाषा हो या फिर कोई भी खेल कूद हो या फिर किसी भी चीज़ में उसको सिखाया ही नहीं जा सकता। साथ ही अगर भाषा सीखने के दौरान उन्हें निरंतर अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है ताकि भाषा सीखने के प्रति उनमें उत्साह और रुचि बनी रहे, तो क्या होगा, तो बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, क्रियाशीलता जो बालक में सीखने के क्रम में रुचि एवं उत्साह को बनाए रखती है। इसलिए अधिकतर शिक्षार्थियों में क्या होता है, शिक्षा शास्त्रियों ने भाषा शिक्षण में इस सिद्धांत को अपनाए जाने की सिफारिश की है। और क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, ताकि क्लासरूम जो है वो एक एक्टिव बना रहे उसमें प्रश्न उत्तर पूछने से, ठीक है। और उसमें क्या हो, क्रियाशीलता से प्रश्न पूछना, स्कूल में साप्ताहिक कार्यक्रमों में बच्चों को भागीदारी लेने के लिए कहना, पाठों का अभ्यास कराना और मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि कार्य करने को बच्चों को कहना, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैंने बता दिया अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है, प्रेरणा और अभिप्रेरणा के बारे में, ओके। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखें, यहाँ पे आपका दिया गया है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नियोजन का सिद्धांत, प्री प्लानिंग के बारे में। तो चलिए अब इसके बारे में बात करती है। प्री प्लानिंग यानी कि नियोजन का सिद्धांत ये क्या है, ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी हम बात करते हैं नियोजन के सिद्धांत के बारे में। तो इस सिद्धांत में देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक योजना बनानी चाहिए, तत्पश्चात शिक्षार्थियों को अधिगम कराना चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों क्षमताओं, योग्यताओं आदि का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के कार्य विश्लेषण के बारे में और शिक्षण उद्देश्य की पहचान करने के बारे में, और ध्यान रखना चाहिए अधिगम उद्देश्य का निर्धारण करने में। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कार्य विश्लेषण के बारे में, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, कोई भी शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करने में, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक योजना बनानी चाहिए। तो उस योजना बनाने से क्या होता है, तो देखिए कोई भी, जैसे जब कोई बच्चा है उसको हिंदी भाषा शिक्षण के नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं। अगर हम बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि एवं उनके अंदर अभिवृत्ति का विकास करना होता है तो प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति जो है एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। इसलिए क्या होता है, जो विषय वस्तु से संबंधित विशेष नियम होते हैं जिसमें छात्रों को परिचित कराकर और उनके साथ सामान्य नियमों से क्या करना है, सामान्य नियमों से विद्यार्थियों को भी परिचित कराना चाहिए, ताकि जो अध्यापक हैं, अध्यापक को शिक्षण से पूर्व, शिक्षण क्या होता है, जब बच्चे सिखाते, जब टीचर्स बच्चों को सिखाते हैं तो उस कार्य को क्या कहा जाएगा, शिक्षण कहा जाएगा। तो जब शिक्षण करा रहे हैं टीचर, उससे पहले क्या हो, बच्चों का जो पाठ के उद्देश्य और उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनको जो विषय सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल कराना चाहिए, ताकि बच्चों को सरल और इजी भाषा में बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखिए एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ लास्ट में कि किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या होता है, और जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत क्या होता है, बोलचाल का क्या सिद्धांत होता है, और उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताएंगे, ठीक है। इसके बाद बहुत से सिद्धांत है जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। आज मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देती हूँ, जितना मैंने आज कराया है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको मैं आपको आज सॉल्व करा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद जो क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास में आप सभी को मैं बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए, और आप लोगों के मन में जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ।
जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे मैम ने शिक्षण सूत्र नहीं बताया, तो देखिए जो शिक्षण सूत्र होता है ये 3 प्रकार से होते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से जटिल की ओर। तो देखिए अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कराने से ये रहेगा कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं जो उसका नेक्स्ट क्लास मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ तक आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया है ना। रुचि का सिद्धांत मैंने जो बताया आप सभी को। अब अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत मैंने बताया सभी सिद्धांत के बारे में, ठीक है। क्या क्या सिद्धांत मैंने बताया सब कुछ आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा।